क्वेश्चन की जो थ्योरी है आपकी वो कंप्लीट होने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं और एक लेवल अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस आपको कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, a particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by v is equal to 2t. Okay, where v is in centimeter per second and t is in second. Find the radial acceleration of the particle at t is equal to 1 second. Find the tangential acceleration at t is equal to 1 second. Find the magnitude of the acceleration at t is equal to 1 second. Finally आपसे देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है, मैंने थ्योरी में भी बताया है कि ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन ही ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब टाइमिंग दी हुई है क्योंकि यहाँ पे v जो दिया हुआ है वो 2t दिया हुआ है बेसिकली। तो जो रेडियस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है और v इज इक्वल टू है 2t है। और सेंटीमीटर में अगर ये दिया हुआ तो हम इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो फिर हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम फर्स्ट ए नंबर सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1। सो रेडियल एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, जो टुवर्ड द सेंटर होता है। ओके, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या है आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ये कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन r। तो v क्या है आपकी 2t, यानी कि 4t स्क्वायर अपॉन r। रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, t कितना है आपका 1 सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर व्हाट, रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ सॉल्विंग फॉर बी ऑप्शन, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली आपका लीनियर एक्सेलरेशन है जो बॉडी को या ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कराता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी, और ये रहा 2t। 2t dt के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट होगा तो 2 आ जाएगा। ये रहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी, ये दोनों ही सेंटीमीटर में आएंगे। तो आपका टेंजेंशियल कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। आपका ये ए नेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सी मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन जो होता है आपका ए सी पे सेंट्रीपिटल का एक्सीलरेशन का स्क्वायर पर और प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल कितना आया आपका 4, 4 4 जा 16, और ये कितना आया 2, 2 2 जा 4, it will be under root 20। so a net कितना होगा, a net होगा आपका 2 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ तक की वैल्यू रख सकते हैं और अंडर रूट 5 को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके डेसिमल में भी इसका आंसर आ सकता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, रेडियस दी थी, वेलोसिटी दी थी, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू 1 पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के हमने इसे सॉल्व किया और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को और ए नेट को इस तरह से सॉल्व किया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, उसके पहले मैं इसे इरेज करूंगी। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड कंप्लीट हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विद इट्स राइडर, जो उसको चलाने वाला है उसके साथ उसको मेजर किया जा रहा है स्कूटर को, मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स
ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबली। तो आपको एक याद होगा कि मैंने एक ऐसा भी डेरिवेशन कराया है। ओके, तो ये है आपका स्कूटर का सपोज, ठीक है। इस पर आगे की तरफ क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है और 150 केजी दोनों का वेट है। कितना? 150 केजी दोनों का वेट है। तो ये सपोज 150 जी डाउनवर्ड लगाएगा। ओके, अब अंदर की साइड, अब ये कह रहा है कि वो इजीली टर्न कर जाए या उसका टर्न पॉसिबल हो, कितने फोर्सेस उस पे कौन कौन से हॉरिजॉन्टली लगेंगे। तो सबसे पहले तो सेंटर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सर्कुलर टर्निंग में ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकने की स्किड आउट फोर्स है, वो उसको फील होगा। ऑब्जर्वर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में ही है, ठीक है। तो ये हो गया mv² / r। इसको मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, है ना। अगर ओमेगा दिया है तो m ओमेगा² r इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली ये ऑपोजिट है फ्रिक्शन के, mv² / r विच इज एन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज एन स्किड आउट फोर्स। ओके, इस तरह की कुछ बैलेंसिंग बनेंगी जो हॉरिजॉन्टली इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, कौन किसको कैसे बैलेंस कर रहा है। वेलोसिटी आपकी 36 किलोमीटर पर आवर दी है। इसे मैं मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, कितना फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, mv² / r। और इसी फोर्स को मुझे निकालना है कि हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, जो ब्लॉक को सेफ टर्निंग प्रोवाइड करा रहा है। मास है 150 और g की वैल्यू 10, v वैल्यू, v कितनी है, मास आपका 150 यूज करते हैं, तो 150 और v की वैल्यू v² 10 × 10, और ये हो गया r। r कितना है, 30 मीटर। कितना है रेडियस, 30 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी 500 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टली जो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है, ये 500 न्यूटन का फोर्स है, जो ब्लॉक को सेफ टर्निंग प्रोवाइड कराएगा। ओके, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए इसे, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। लगभग क्वेश्चंस को अगर आप फिगर बनाकर सॉल्व करेंगे तो आपको थ्योरी भी क्या होगी, दिमाग में आपके चलती जाएगी और रिवाइज होती चली जाएगी। तो इसलिए फिगर बनाकर ही आप चीजों को सॉल्व करें, थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करें। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। If the horizontal force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by the normal force by the road। देखिए, जो नॉर्मल फोर्स है ब्लॉक पे बाय द रोड लगेगा, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स उतना हमें क्या चाहिए, उतना हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको चाहिए टर्न होने के लिए। किसके थ्रू, प्रीवियस प्रॉब्लम जो अभी हमने सॉल्व की, यहाँ पे जो हमने सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो वो कह रहा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो बॉडी के टर्न के लिए जितना लग रहा है, वो सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है, नॉर्मल फोर्स के थ्रू हो रहा है। और ये नॉर्मल फोर्स सरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट पर यानी ब्लॉक पे यानी उस बाइक पे लग रहा है, बाय द रोड, रोड के थ्रू, है ना, सरफेस के थ्रू। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो देखिए, एंगल ऑफ बैंकिंग इसमें पूछ रखा है, और यहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम को लेके चलना है, लेकिन हमें नॉर्मल और बैंकिंग की कंडीशन लेके चलनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ बैंकिंग कंडीशन विद ऑल कंपोनेंट। दिस इज योर ब्लॉक विच इज इन बैंकिंग कंडीशन, बैंकिंग पोजीशन में है, और दिस इज योर नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल से इसको वही फोर्स प्रोवाइड हो रहा है जो हॉरिजॉन्टली जितना इसको चाहिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं ये तो आपको भी पता है। इसका जो मास, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगता है। वेट एज अ रिजल्टेंट होने की वजह से mg के कंपोनेंट बनते हैं। mg के mg ही नॉर्मल के कंपोनेंट को बैलेंस करता है। ठीक है,
तो ये रहा आपका mg, ये रहा थीटा, तो ये बनेगा आपका mg cos थीटा, और ये रहेगा आपका mg sin थीटा, और ये रहेगा आपका थीटा, ये n cos थीटा प्रोवाइड कराएगा, और ये रहेगा n sin थीटा। और जो आपका n sin थीटा है, ये इस ब्लॉक के सर्कुलर मोशन का रीजन बनेगा। और इसके जस्ट अगर सेंट्रीपिटल का काम n sin थीटा कर रहा है ना, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल का काम n sin थीटा कर रहा है, तो इसके अपोजिट mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। ठीक है, यही आपकी कंपोनेंट्स होते हैं जो एक बैंकिंग कंडीशन में नॉर्मल के होते हुए लगते हैं। एन हमें एंगल निकालना है ना, एन साइन थीटा बैलेंस बाय एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एन कॉस थीटा बैलेंस बाय एम जी, डिवाइड करके एन से एन कैंसिल, एन से एम कैंसिल, टेन थीटा विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नाउ पुट द वैल्यू, v इज व्हाट, प्रीवियस कंडीशन बोल रहा है 10 इंटू 10, आर आपका 30 दिया हुआ है, जी आपका 10। सॉल्व करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, यानी कि एंगल 1/3 की कंडीशन, मतलब tan इनवर्स 1/3 एंगल पर ये बैंकिंग की कंडीशन होगी, और उतना हॉरिजॉन्टल फोर्स नॉर्मल के थ्रू प्रोवाइड होगा, सप्लाई होगा, उस नॉर्मल को लगा रहा है रोड उस ब्लॉक पर। ठीक है, तो ये रहा आपका थीटा, और वो फोर्स आपका ऊपर हमने निकाल दिया। ये रहा इसका आंसर, इतना हमें एंगल चाहिए था इसका। ठीक है, आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। A park has a radius of 10 meter. If a vehicle goes round it at an average speed of 18 kilometer per hour, what should be the proper angle of banking? इसमें भी आपका एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है, पूरा डेटा देकर, स्पीड दी हुई है v इज इक्वल टू आपकी 18, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बनाऊंगी तो 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और हाँ, उसके बाद रेडियस आपका दिया हुआ है 10 मीटर का। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग, इसमें भी फिगर वही बनेगा, तो मैं पहले एक काम करती हूँ, इसको इरेज कर लेती हूँ। ओके, तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकालनी है, कुछ इसी तरह से हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग बनेगा। और ये ब्लॉक है, इस पर थीटा, ये डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा अपना वेट mg, दिस इज योर mg cos थीटा, mg sin थीटा, component of n perpendicular to the surface is normal, and this is the सेम वही फोर्स है। ठीक है, सेम वही है, मैं बार बार इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको भी बार बार बनाने की फिगर आदत हो जाए, और उसकी वजह से क्या होगा, बार बार फिगर बनाने से क्लियरेंस आएगी, और चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, और एक तरह से फिगर का दिमाग में होना, याद होना भी जरूरी है। mg cos थीटा, इट विल बी mg sin थीटा, दिस इज योर नॉर्मल, वर्टिकल अपोजिट से थीटा हो गया, n cos थीटा, n sin थीटा, अपोजिट लगेगा क्योंकि ये सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सेम प्रीवियस प्रॉब्लम का मैंने बनाया है। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर एक बार चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो उसी तरह से हमारा टेन थीटा क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी मिलेगा ना, सेम, एन साइन थीटा बैलेंस बाई एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एन कॉस थीटा बैलेंस बाई एम जी, और इसको जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, तो हमें टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिलेगा। टेन थीटा, v की वैल्यू 5 निकाली मैंने, 25 हो गई, r की वैल्यू 10, और ये 10। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1/4, थीटा कितना निकला, tan इनवर्स 1/4, दिस इज द आंसर, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, जो एक पार्क की रेडियस, सर्कुलर पार्क है जो
उसका जो रेडियस 10 मीटर है, तो एक जो व्हीकल है उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो उसका व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल, उसका एंगल tan इनवर्स 1/4 होना चाहिए, जिसकी वजह से वो सेफली क्या करेगा, रोट राउंड कर पाएगा, उस पार्क के चारों तरफ राउंड कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इन्हें थ्योरी वाइज समझिए कि हम ऐसे कौन से फॉर्मूले को कब अप्लाई कर रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। तो इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, से प्रीवियस प्रॉब्लम की रोड है यानी सर्कुलर रोड है, इज हॉरिजॉन्टल नो बैंकिंग, अब ये बैंकिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट so that scooter going at 18 किलोमीटर पर आवर does not skid, क्या होगा, ये स्किड ना हो। तो एक तरह से देखा जाए तो अब ये क्या है, बैंकिंग की कंडीशन में नहीं है, तो बैंकिंग कंडीशन में नहीं है तो सर्कुलर की कंडीशन में तो है ना, सर्कुलर से हम बना सकते हैं, दिस इज योर स्कूटर, और ये आपका वेलोसिटी है, सेंटर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, अपोजिट साइड लगेगा mv² अपॉन r। ठीक है, तो ये रहा आपका सर्कुलर मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लगने वाले फोर्सेस। इन दिस कंडीशन जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है इस कंडीशन में, या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, है ना, और ये जो फ्रिक्शन है वो आपका क्या है, mv² अपॉन r से बैलेंस हो रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू एम जी, जो कि इक्वल कंडीशन लेते हैं फ्रिक्शन किसके थ्रू, mv² अपॉन r के थ्रू बैलेंस हो रहा है। एम से एम कैंसिल आउट, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, सो v²अपॉन r g। देखिए tan थीटा में भी हमें ये v²अपॉन r g मिल रहा था जब बैंकिंग की कंडीशन थी, एंड हॉरिजॉन्टल कंडीशन में भी हमको ये सिनेरियो मिल रहा है। हमें म्यू निकालना है, v की वैल्यू आपकी प्रीवियस कंडीशन से अगर लेंगे तो 25 हो जाएगी, रेडियस आपकी रेडियस आपकी कितनी होगी, 10 ही होगी, राइट, तो रेडियस आपकी हो जाएगी 10, और ये होगा 10, सेम वही चीज मिल रहा है 1/4, 0.25, दिस इज योर कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो सरफेस और उसके टायर के बीच में लग रहा है, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये रही आपकी कंडीशन, फिगर से बनाया। फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस देन होना चाहिए ताकि वो सेफ टर्निंग कर पाए। जो फ्रिक्शन है सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, बैलेंस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी होती है, जिसको हमने इक्वल कंडीशन में ले लिया है, जिसकी वजह से म्यू जो आया है क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो 0.25 आया। ठीक है, एट क्वेश्चन है आपका। A circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? क्वेश्चन है कि आपका जो सर्कुलर रोड है उसका जो रेडियस है वो 50 मीटर है, और ये एक एंगल पे बैंकिंग है 30 डिग्री पे, तो किस स्पीड से उस व्हीकल को जाना चाहिए कि इस रोड पर वो उसका फ्रिक्शन यूज ना हो, उस पर फ्रिक्शन यूज ना हो। तो पहले जो डेटा दिया है रेडियस 50 मीटर, और अब बैंकिंग की कंडीशन बनाते हैं पहले। अच्छा, थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये रहा आपका ब्लॉक, डाउनवर्ड लगेगा एम जी,
ये आपका थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये रहेगा n cos 30 डिग्री, और ये रहेगा आपका n sin 30 डिग्री, और ये रहेगा आपका mg, mg विल बी mg cos 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री। ठीक है, तो यही आपके कंपोनेंट्स बन गए हैं। अब सेम वही चीज, n sin थीटा बैलेंस बाई mb स्क्वायर अपॉन r, n cos थीटा बैलेंस बाई mg, डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, m से m कैंसिल, इट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, थीटा क्या है, tan थीटा यानी कि tan 30 इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। और हमें आप इसी स्पीड को निकालना है ना, v को निकालना है, रेडियस हमारी दी हुई है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और v स्क्वायर हमें निकालना है, r हमारा 50 है और ये g 10 है। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 500/√3। अब इसको सॉल्व करना है, 500/1.7, तो अगर हम इसको एक जीरो और आगे बढ़ाना चाहें तो इस तरह से √ऑफ एक 10 बाहर निकल आएगा, 50/17, और अब स्क्वायर रूट से ये हमारा निकलेगा v, है ना, स्क्वायर रूट हो गया इस पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो अब ये 25 टूजा होता है ना, तो 25 का 5 बाहर निकल आएगा, तो 50, और √2 अंदर रहेगा तो 1.4 उसकी वैल्यू होती है, और √17 की 4.1 समथिंग वैल्यू होती है, राइट। तो 50 इंटू 14/41, 700/41, 1, और 41 78117 17 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट में आएगा, 17 मीटर पर सेकेंड आप मान लीजिए। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर पर सेकेंड, ताकि इस पे फ्रिक्शन यूज ना हो, इतनी वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए। सेम कंडीशन बैंकिंग की बनाई, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी से ही पूरा सॉल्व हुआ है, बस कैलकुलेशन आपको अप्रोक्सीमेट में लाना है। अंडर रूट आ जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लॉन्ग डिवीजन से अप्रोक्सीमेट 0.2 डिजिट या 1 डिजिट तक आप निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 17 मीटर पर सेकेंड की अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। ओके, तो 8th क्वेश्चन यही फिनिश है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। In a Bohr model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. Okay, the proton itself is assumed to be a fixed in the inertial frame. जो प्रोटॉन है उसको इनर्शियल फ्रेम में फिक्स माना जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है। The centripetal force is provided by the कूलम अट्रैक्शन। दो पार्टिकल के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उनकी रेडियस मैटर करती है ना, तो ये कूलम फोर्स कहलाता है। इतनी रेडियस होनी चाहिए दोनों के बीच में, इतना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पार्टिकल के बीच में कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके।
और अगर एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सके तो यहाँ कूलम फोर्स लग जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम फोर्स की अट्रैक्शन के थ्रू दोनों को मिल रहा है। In the ground state, the electron goes round the proton in a circle of radius 5.3 to 10 की power minus 11 meter. Find the speed of the electron in the ground state. आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है ग्राउंड स्टेट में। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले रेडियस जो दी हुई है वो आपकी दी हुई है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। मास ऑफ जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वो दिया आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और जो चार्ज दिया हुआ है आपका Q है ना, तो Q1 Q2 दो चार्जेस लेके चलते हैं हम। तो ये रहा आपका Q1 Q2। अब चार्जेस जो होंगे वो दोनों के क्या होंगे, इक्वल माने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम एट एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह ट्रीट हो रहा है गोइंग द सर्किल विद द सेंटर ऑफ प्रोटॉन। सेंटर में प्रोटॉन है। प्रोटॉन इटसेल्फ एज्यूम टू बी फिक्स फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में है प्रोटॉन क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम अट्रैक्शन की वजह से मिल रहा है। और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन goes around the proton in a circle of radius this। ठीक है, तो Q1 Q2 दोनों ही आपके क्या होंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और मास जो है इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10 की पावर दिस। जो सेंट्रीपिटल की बात कर रहा है ना, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का फोर्स है जो उसकी चार्जेस मतलब जो उस पे काम कर रहा है, राइट। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, तो यही आपका सेंट्रीपिटल है। और यही इलेक्ट्रॉन के चार्जेस जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ई है, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स अंदर की तरफ फील कर रहा है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर आप न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हो उसको, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है, वो बैलेंस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स से। अगर ये चार्जेस का चार्जेस हट जाए या इलेक्ट्रॉन अपने चार्जेस को इतना कम कर दे कि उसका न्यूक्लियस से कनेक्शन टूट जाए, तो वो क्या करेगा, mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से स्केड आउट कर जाएगा। तो ये है आपका mv स्क्वायर अपॉन आर। और ये क्या है, कूलम फोर्स। क्या है कूलम फोर्स, इसको दोनों के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो जब कूलम फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है तो बेसिकली कूलम क्या होता है कि दोनों चार्जेस अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, सपोज दिस इज योर आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। 1 आर से 1 आर कैंसिल। अब हमें बस इसे क्या करना है, सॉल्व करना है कि कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ओके, 9 इंटू 10 की पावर 9 कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होती है कूलम फोर्स में, ठीक है, कूलम कांस्टेंट। तो एक तरह से Q1 Q2 आपको पता ही है, वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर में माइनस 19 कितना हुआ, -38। ओके, और रेडियस 5.3 इंटू 10 की पावर -11। और ये मास भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो मास दिया हुआ है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और ये रहा आपका v स्क्वायर। अब इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपका, मैं इस तरह लिखती हूँ, 9 को 3 इंटू 3 लिख देते हैं, 10 की पावर -38 से 9 चला जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है, या फिर 38 से 31 गया तो यहाँ आएगा 10 की पावर -7। और 10 की पावर -7 10 की पावर 9 में सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्व। 1.6 इंटू 1.6, नीचे है आपका
5.3 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻11। और इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, 1.6 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा आपका 10⁻2 इंटू 10⁻11 अपॉन 5.3 इंटू 9.1। ओके, 4.8 अंडर रूट 10⁻13। और ये रहा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। 10⁻13 हो जाएगा, और एक पॉइंट यहां से हटाया, एक पॉइंट यहां से, तो 215। और ये हो गया 5.3 इंटू 9.1। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये 10⁻15 है, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो इसको स्क्वायर रूट से जब निकालेंगे, ये पॉइंट्स हट चुके हैं। 53 इंटू 91। इसको आप जब भी टोटली सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन से ना, तो 10⁻²। इसको आप जब सॉल्व करेंगे पूरा पूरा, तो 477 अपॉन 100 इंटू 10⁻11। तो और थोड़ा सा रफली सॉल्व करिए आप। इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी 2.19। 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। अप्रोक्सीमेट में आपको इतनी आंसर मिलेगा जब आप इसका लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, your 10th question is, a stone is fastened to end. Okay, a stone is fastened to one end of a string and it wired in the vertical circle of radius r. Find the minimum speed the stone can have at the highest point of the circle. तो ये कह रहा है कि सपोज एक एंड से स्ट्रिंग के थ्रू एक स्टोन आपका बंधा हुआ है, लाइक बॉब, ठीक है। अब ये वर्टिकली, इसका सर्किल थोड़ा, नाउ वी विल ड्रॉ अ सर्किल, कि सपोज ये इस पाथ पे क्या करेगा, रोटेशन राउंड करेगा ये। ओके, तो देखिए ये आपका, जो ये है, ये इस तरह से बंधा हुआ है, और वो कह रहा है कि एक स्टोन है, वो एक एंड से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वर्टिकली सर्किल की वर्टिकल रेडियस आर पर, वर्टिकल लाइक दिस स्ट्रेट, ठीक है। इस कंडीशन में रेडियस कैपिटल आर पर अगर वो यहाँ पे होता है ना, तो फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन कैन हैव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। उसके हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड निकालनी है। इस कंडीशन में अंदर की साइड काम करेगा टेंशन, जिसकी उसका एक फिक्स एंड सेंटर की तरफ है, तो एक टेंशन अंदर की साइड काम करेगा। इस टेंशन, ये जो टेंशन है ये एक सेंट्रीपिटल वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल, एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
और इसकी जो वेलोसिटी अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, हमें v मिनिमम निकालना है, ठीक है। इसका जो वेट है वो भी डाउनवर्ड होगा mg। इतना सिनेरियो समझ में आ रहा है ना आपको कि हमने ये फिगर कैसे ड्रॉ किया? वर्टिकल कंडीशन पे बोल रहा था, तो वर्टिकल रेडियस r पे ये जा रहा है, और उस रेडियस पे जो पॉइंट पे वो, सपोज यहाँ पे इसको हम इसकी यहाँ पे पोजीशन निकाले, तो ये टेंशन ही जो स्ट्रिंग का एक एंड से, स्ट्रिंग का एक एंड जो फिक्स है वहां से उसको जो टेंशन प्रोवाइड हो रहा है सेंटर की तरफ, वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये इसका अपोजिट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, और इसकी v मिनिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखाएंगे। इतना सिनेरियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका पूरा डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये सिनेरियो, ये जो पॉइंट है, जो ये पोजीशन है पार्टिकल की एट द टॉप पॉइंट, ये आपको समझ में आ जाएगी। वहां पे कंडीशन क्या थी? T प्लस mg। अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी यही है, एक ही डायरेक्शन में सेंटर की तरफ T प्लस mg काम कर रहे हैं, दोनों बैलेंस हो रहे हैं mv स्क्वायर अपॉन r के थ्रू। और एक चीज, एट द टॉप पॉइंट क्या होता था? टी जीरो होता था। मैंने पूरी थ्योरी के साथ ये चीज दिखाई थी कि टेंशन लूज करेगा, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है ऊपर जाते हुए, वैसे ही टेंशन लूज करेगा। एट द टॉप पॉइंट वो अपना टेंशन पूरी तरीके से लूज कर देगा, जहां पे टी जीरो हो जाएगा। एट द हाई पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन विल बी जीरो। बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे हमारी जो वेलोसिटी थी वो थी अंडर रूट आर जी। याद है आपको? नहीं है तो अभी भी यहाँ समझ में आ जाएगा। टी की जगह रख दिया 0 प्लस एम जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल। ये देखिए v इज इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट आर जी मिला। एट द टॉप पॉइंट उसकी v मिनिमम अंडर रूट आर जी ही रहेगी। ये डेरिवेशन के थ्रू हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं, और एक ये क्वेश्चन के थ्रू हमने कर दिया, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज कराई थी, जितना भी हमने डेरिवेशन कराया था, सब न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। वही लैंग्वेज आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी, आपको वो डेरिवेशन दिमाग में रखना है, ठीक है। आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर of the circle through the outer edges of the three blades, ठीक है। A ceiling fan has a diameter, diameter कह रहा है कि उतना जितना उसकी ब्लेड जो है ना, 3 ब्लेड होती हैं, तो एक ब्लेड से लेके दूसरी ब्लेड का आप देख लीजिए, उसमें जो वो एक्सिस के थ्रू रोटेशन करता है, उस एक्सिस से होते हुए जो 2 ब्लेड सीधे जाती है वो डायमीटर का काम करेंगी। 120 सेंटीमीटर एंड द आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। तो ये है रोटेशन पर मिनट। तो इसकी जो रोटेशन है पर मिनट की, तो उसको हम रोटेशन पर सेकेंड बनाएंगे। तो रोटेशन पर सेकेंड जो आपका है 1500 है एट अ फुल स्पीड, ठीक है। जब वो फुल स्पीड पे चलाया जाता है तो 1 मिनट में 1500 रोटेशन दे रहा है, ठीक है। इसको हम पर सेकेंड बना लेंगे। कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, ओके, स्टिकिंग एट द, एक पार्टिकल है 1 ग्राम का जो एक आउटर ब्लेड पे, आउटर एंड ऑफ अ ब्लेड पे क्या है? स्टिक है। हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट अ फुल स्पीड? जब फैन सर्कुलेट करेगा अपनी फुल स्पीड पे, तो वो बाहर की साइड एक फोर्स फील करेगा, जो स्टिक है एक पार्टिकल उसकी ब्लेड पर, तो वो क्या होगा? उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो अनफॉर्चुनेटली आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है। who exerts this force on the particle? पार्टिकल पे ये फोर्स कौन लगा रहा है? बाय द ब्लेड लग रहा है। हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल exert on the blade along its surface? हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल exert? अब कितना फोर्स पार्टिकल exert करेगा उस ब्लेड पर, उस ब्लेड की सरफेस पे? देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो तो अभी से ही मैं आपको बता देती हूँ
कि जितना फोर्स पार्टिकल ब्लेड के सरफेस पे करेगा उतना ही ब्लेड का सरफेस पार्टिकल पे करेगा। तो जो हमें वहां पे कंडीशन निकालनी है कि उस पार्टिकल पे कौन फोर्स लगा रहा है, तो वो ब्लेड का सरफेस फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो एक साथ हमारे दो आंसर ये आ जाएंगे। हमें उसकी स्पीड निकालनी है, फुल स्पीड पे उसका फोर्स निकालना है, और वो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले हमको 11th क्वेश्चन की कंडीशन लिखनी है। तो डायमीटर आपका कितना है, 120 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। और रोटेशन पर मिनट है ना, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट कितने हैं, 1500 आरपीएम। और ये 1500 आरपीएम को हम क्या बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 60, और ये होगा 25 आरपीएस। ठीक है, और इसमें और क्या दिया हुआ है आपका, 1 ग्राम, वेट कितना है पार्टिकल का, 1 ग्राम, तो 10⁻³ लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, सारा डेटा हमने लिख लिया। अब ये जो फैन है, सपोज मैं इसका सीधे डायमीटर बनाती हूँ, है ना, और 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है 10⁻³ का, जो क्या करेगा, बाहर की साइड एक फोर्स फील कर रहा है, mv² / r, और इसका सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, जो इसको पार्टिकल को क्या कर रहा है, इसमें रोटेशन के साथ ये भी रोटेट हो रहा है, इसकी ब्लेड के रोटेशन के साथ ये भी रोटेट हो रहा है। तो आपने इसकी ये पढ़ी हुई है फॉर्मूला, जब ये रोटेशन की कंडीशन आती है, रोटेशन पर मिनट की कंडीशन आती है, तो ये क्या होता है, 2π/t। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अनफॉर्चुनेटली 1/t, यानी कि t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, यही इसका रिलेशन है। ठीक है, तो अगर 1/t/f है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। और हम फ्रीक्वेंसी 1/t रिलेशन पढ़ते हैं, है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/t को 2πf लिख दू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है और मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। 2πf, ये हो गई आज की रोटे फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इज योर फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, हमने इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी निकाल, फ्रीक्वेंसी जिस फॉर्मूले में आएगी वो फॉर्मूला हमने जनरेट किया भी। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल, अब अगर सेंट्रीफ्यूगल देखते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, m⁻² r, है ना, mv²/v तो दिया नहीं है, ओमेगा से ही रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, तो हम यही रखते हैं। ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो 4π² आएगा। तो m क्या है आपका, मास 10⁻³ एम को एम ही रखते हैं। ओमेगा का स्क्वायर क्या, 4 × पाई², देखिए पाई² क्या होता है, 3.14, 3.14, 3 3 9 समथिंग आता है, और कुछ 5 के ऊपर आता है ये, तो ये हम अप्रोक्सीमेट में कितना मानते हैं, 10 मान लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू, पाई की वैल्यू, पाई² की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेट में 10 मान के चलती हूँ। ठीक है, अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेसिमल की चीजें यूज ना करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। और एफ, तो रोटेशन पर सेकेंड कितना आया हमारा, रोटेशन पर सेकेंड हमारा आया है 25, कितना आया है, 25, तो 25 × 25, और रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर, 60 × 10⁻²। अब इसे मास 10⁻³ 4 10 25 × 25 × 60 × 10⁻², इसे आप रफली सॉल्व करिए, और ये लगभग आएगा आपका
15 न्यूटन FCF, ठीक है। मल्टीप्लाई आप खुद से करिएगा, ठीक है। पहले तो सारे जीरोस को लेके साइड किया मैंने, फिर 25 25 625 में 4 का मल्टीप्लाई किया, जीरोस में आएगा, फिर जीरो चला जाएगा और पूरे जीरोस को कट कर देगा। 15 के आगे जीरोस जितने भी आएंगे यहाँ 5 6 7 समथिंग कट हो जाएगा। उसके बाद ये 15 न्यूटन बचेगा आपका। तो इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल बाहर की साइड एक स्केड आउट फोर्स फील करेगा 15 न्यूटन, जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और इतना ही वो फोर्स क्या करेगा ब्लेड पर और ब्लेड की सरफेस के थ्रू उस पर, दोनों की कंडीशन में फोर्स एक्सर्ट होगा। तो ये दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। 15 न्यूटन इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज फील्ड बाय द पार्टिकल एट स्केड आउट फोर्स एज अ स्केड आउट फोर्स। ये एक स्केड आउट फोर्स की तरह उस पर लगेगा जो उसको बाहर की तरफ फील होगा। और इतना ही फोर्स वो ब्लेड और उस पर दोनों एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे। कैलकुलेशन कर लीजिएगा अगर, तो देखिए इतना टफ नहीं था, बस हमें आरपीएम आरपीएस रोटेशन पर मिनट सेकेंड में बनाना है। और हमको वो फॉर्मूला लेना है जिस फॉर्मूले का सारा डेटा हमारा गिवन है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी हमारी दी थी, नंबर ऑफ रोटेशन दिए हुए थे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चीजें सॉल्व की। तो दिस इज योर क्वेश्चन, अभी हमने सॉल्व किया। ओके, 11th क्वेश्चन है ये आपका। तो 12th क्वेश्चन है आपका, मॉस्किटो, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। A mosquito is sitting on an LP record disc, rotating on a turntable. Okay, turntable at 33 1 by is 33 is to 1 by 3 revolutions per minute. Or the distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. Show that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than pi square upon 81. That okay, take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मॉस्किटो है वो एक डिस्क टेबल पे क्या है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है सपोज। और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपकी 10 सेंटीमीटर की है। और 33:1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट इज 33:1/3। so it will be 100/3 RPM, ठीक है। अब 100/3 इंटू 60 RPS। रेडियस क्या दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यू दिया हुआ है आपका, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, पाई स्क्वायर अपॉन 81। इट मीन्स जब बोल रहा है कि ये कंडीशन दे रखा है तो जो न्यू है वो आता है आपका फ्रिक्शन में। तो जो आपका फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर और एन बी स्क्वायर अपॉन आर, जो जैसी वैल्यू दी होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब फ्रिक्शन, इस कंडीशन को लेके चल रही हूं मैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू एम, ओके, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी।
एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू जी। ठीक है, अब जो आपका म्यू है, म्यू की वैल्यू को हमको लेस और निकाला है ना कि पाई स्क्वायर बाई 81 से ज्यादा है या कम है, तो इक्वल टू हमने इसको सॉल्व किया, जो म्यू का वैल्यू है ग्रेटर देन, मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कंडीशन चल रही हूँ, यहाँ आएगा म्यू एम जी। ओके, तो म्यू अभी भी ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किससे, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। अब ओमेगा हम क्या पढ़ते हैं, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर और इंटू आर अपॉन जी। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पाई की वैल्यू 10 मान ले, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में 10 मान के चलते हैं, और जो एफ आया है वो आपका एफ कितना है, 100/3 इंटू 60, 100/3 इंटू 60 को सॉल्व करेंगे तो 5/9 RPS। तो ये रहा आपका 5/9 इंटू 5/9। ठीक है, ओके। और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 इंटू 10 की पावर में -2। ठीक है, और ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यू, इसको यही कंडीशन लेके चलिए, 2 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 4 जा 100/81, और जो ये पाई स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है, 81, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में कितनी आती है, 10/81, इससे तो ये ज्यादा है ना, विच इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर अपॉन 81। ये आपकी रेंज आ गई, एक तरह से कंडीशन आ गई जो क्वेश्चन में बोल रहा था। क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपका जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो पाई स्क्वायर बाई 81 से ज्यादा होना चाहिए, जो मॉस्किटो और उस डिस्क के बीचों बीच लग रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रही आपकी कंडीशन, हमने नॉर्मल सा फिगर बना के आरपीएम को आरपीएस में चेंज करके फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो कि उसने कंडीशन दे रखी है थ्योरेटिकल, उसको हमने न्यूमेरिकली यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इज लेस देन और इक्वल देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वही आपका फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन मेंटेन बाय मतलब बैलेंस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वेलोसिटी नहीं दी हुई है, यहाँ ओमेगा का रोल है, तो हम ओमेगा की हेल्प से उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला 2 पाई एफ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ रोटेशन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकाला है हमने। ओके, और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया म्यूकोसाइड करके। होप तो आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन है, और बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला रखने का तरीका पता हो। ठीक है, यूनिट का खास ख्याल रखिए, उसी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट में लेके आप चीजों को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। लास्ट जो 13 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, a simple pendulum is suspended from a ceiling of a car taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn. जब टर्न हो रहा है तो ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है। एक सिंपल पेंडुलम है जो कार की सीलिंग से अटैच्ड है, और जब कार टर्न होती है 10 सेंटीमीटर की रेडियस के अकॉर्डिंग, उस पाथ का जो रेडियस है वो पाथ सर्कुलर है और उस पाथ का रेडियस 10 मीटर है, उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका एंगल निकालना है जिसपे स्ट्रिंग पेंडुलम क्या होगा, जब टर्न होगा तो वो जिस एंगल पे जाएगी या जिस एंगल पे स्ट्रिंग क्या होगी, बेंड होगी, द वर्टिकल इफ दिस एंगल डज नॉट चेंज, अगर ये एंगल टर्न होने के साथ चेंज ना हो तो आपको ये एंगल निकालना है। ओके, इस एंगल को देखिए, सिंपल पेंडुलम आपको कार की सीलिंग के अंदर बनाना है,
सपोज कि अब ये है आपकी कार जो हॉरिजॉन्टल बेस पे चल रही है, ठीक है, और यहां से ये पेंडुलम है, कार ने टर्न लिया, इसने थीटा एंगल बनाया, ठीक है। अब अगर इसने थीटा एंगल बनाया तो जब ये आगे की तरफ इस यहाँ पे इसका बॉब जो है वो क्या करेगा, mv² अपॉन आर बाहर की साइड एक फोर्स फील करेगा, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रेडियस आपकी 10 मीटर दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर दी है ना। इसे हम बनाते हैं, जो स्पीड है आपकी मीटर पर सेकेंड में 5/18 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं नॉर्मल पेंडुलम की जो कंडीशन है वो बनाती हूँ। इसके पहले मैंने इसका डेरिवेशन भी करा रखा है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये बॉब होता था, ये इसकी स्ट्रिंग की कंडीशन एल होती थी, जो इसकी लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल और ये आर हुआ करता था, है ना। पेंडुलम का मैंने कॉनिकल में भी कराया है। mg नीचे की तरफ काम करेगा, इस ये एम थीटा बनाएगा, तो ये होगा mg cos थीटा, अंदर की साइड करेगा ये इस कंडीशन में mg sin थीटा। तो ये जो रेडियस है ये है आपका, रेडियस क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है। अब ये जो टेंशन है, इस टेंशन के जो ये फोर्स बनेगा ना, ये बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये जो टेंशन है यहाँ पे वो देगा t cos थीटा का कंपोनेंट, और अंदर देगा r के इधर इसी डायरेक्शन में t sin थीटा। समझ में आ रहा है, t sin थीटा क्या है, इसके सर्कुलर मोशन का रीजन बनेगा, राइट। तो t sin थीटा इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, mv² अपॉन r। अब बस आपको सारी इक्वेशन बनानी है, कौन सा कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है। t sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय mv² अपॉन r, t cos थीटा बैलेंस बाय mg, सेम आपको वही v² अपॉन rg ही मिलेगा यहाँ पे। sin थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। जो जो वैल्यूज रखी है लिखी है, v अगर नहीं दिया है तो v इज इक्वल टू ओमेगा पढ़ते हैं, आप उसे भी रख सकते हैं। तो v की वैल्यू दी हुई है 10 निकाली ना, हाँ 10 निकाल ली, मीटर पर सेकंड में बनाई थी इसको। tan थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 10, r भी 10 है और ये भी 10 है, ओके। तो ये आ गया 1, और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, 45 में, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो किस एंगल पे है, कौन सा एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 45 एंगल बनाएगा, कितना, 45 एंगल बनाएगा। जो कार की सीलिंग से पेंडुलम लटका हुआ है ये थीटा, ये कितना है, 45 एंगल पे झुकेगा। ये रहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। बेंडिंग देखिए, बैंकिंग कंडीशन और पेंडुलम की कंडीशन कुछ ऐसी कॉमन कंडीशन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके कंपोनेंट्स बनाना समझ लीजिए। फिगर देखने में हैवी लगता है, लेकिन अगर पार्ट बाय पार्ट आप चीजें समझ के खुद से इसको ड्रॉ करेंगे, इसके कंपोनेंट को समझ के बनाएंगे तो आपके लिए ये आसान है। तो ये लास्ट आपका 13 क्वेश्चन है, देख लीजिए इतने एंगल पे। सबसे पहले हमें यूनिट का ख्याल रखना है, मीटर पर सेकंड में बनाई, कौन किसको बैलेंस करे, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg, ये बेसिक अभी चल रहा है ना, ये हमें पिछले भी इस कंडीशन में पेंडुलम की कंडीशन में मिल चुका है। उसके बाद बस हमने वैल्यूज पुट